नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में एक बुरी खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। भारत चीन संबंधों की हम बात करेंगे। हमने बहुत झूला झूला है चीन के साथ। बरसों पहले हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, 1962 का युद्ध हुआ। अब झूला झुला रहे हैं तो यहां पर सीमा विवाद अब बहुत ही भयंकर रुख और रूप अख्तियार करता दिख रहा है। कल देर रात लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में भारतीय चीन सीमा पर, और सीमा जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं दरअसल कोई बॉर्डर नहीं है। भारत और चीन के बीच 3400 किलोमीटर से लंबा जो बॉर्डर है उसमें ज्यादातर इलाका जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि बॉर्डर नहीं, कौन कहां कब्जा किए बैठा है। और सालों से इस पर विवाद है। 1993 से दोनों देशों के बीच जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बने हुए हैं, लेकिन सीमा विवाद को लेकर बातचीत अमूमन शांति प्रिय होती थी। इक्का दुक्का कहीं तनाव की घटनाएं होती थी, लेकिन इस बार बात हद से आगे निकल गई है। 45 साल में पहली बार भारतीय चीन सीमा पर एक कर्नल और हमारे 2 जवान कल रात शहीद हो गए हैं। और यह तब जबकि पिछले लगभग 40 दिनों से यहां पर जबरदस्त हलचल हो रही थी। 5 मई को तनाव हुआ लद्दाख के इलाके में, और जब मैं लद्दाख कहता हूं तो 3 इलाकों की मैं बात कर रहा हूं। पूर्वी लद्दाख, गलवान घाटी और पैंगोंग सो जो झील है। मैंने पिछली दफा भी कार्यक्रम किया था, आपको बताया था पैंगोंग, वो 3 इडियट्स वाली झील। उसके दूसरी तरफ चीन का इलाका है, इस तरफ हमारा इलाका है। 135 किलोमीटर की ये झील है, 45 किलोमीटर हमारी और 90 किलोमीटर चीन की। तो 5 मई को तकरार हुआ, आमने सामने आ गए दोनों देशों की फौजें, लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। 9-10 मई को जाकर बात थोड़ी खुलने लगी। उसके बाद जनरल लेवल की, मेजर जनरल लेवल की बातचीत भी हुई। सरकार से सवाल भी पूछे गए, क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है? सरकार ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत हो रही है और बातचीत से मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। और यह मैं कुछ दिनों पहले की बात नहीं कर रहा हूं, कल दिन में विदेश मंत्रालय ने कहा बातचीत से मसला सुलझ जाएगा। लेकिन कल देर रात हमारे कर्नल, और कर्नल की जब मैं बात करूं, जो फौज के ब्रेकअप को और उनकी पोस्टिंग्स को समझते नहीं हैं, मैं आपको बता दूं कर्नल फील्ड में कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो मेन आदमी होता है। कर्नल की शहादत हुई, 2 जवान भी मारे गए हैं। अब सवाल ये उठेगा कि चीन को सबक कैसे सिखाया जाए, इसका इलाज क्या है? चीन की ये घेरेबंदी की रणनीति है, ये सड़कों की लड़ाई है। दरअसल 1962 में भी सड़क के चलते लड़ाई हुई, अब भी जो ये तकरार है ये सड़क के चलते है। इसे मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन हम अपने हित को बचाने के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? यह गंभीर विषय है, राजनीति हावी नहीं होने दूंगा मैं इस चर्चा में, लेकिन राजनीति हर मुद्दे पर हावी होती भी है। अब कांग्रेस, जिस पर 1962 को लेकर तमाम सवाल आज तक पूछे जा रहे हैं, वो सरकार पर हमलावर है, सरकार से जवाब मांग रही है, कह रही है सरकार चुप क्यों है, क्या हो रहा है सीमा पर, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोलते। तो संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है, और राजनीति होती है, वो बीजेपी होती तो बीजेपी करती, अब कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस भी राजनीति कर रही है। सुनिए। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने अप्रैल और मई 2020 से चीनी सेना द्वारा हमारी सीमा और क्षेत्र पर कब्जा करने बारे चुप्पी बनाए रखी है और सार्वजनिक पटल पर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया है। क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अब आगे बढ़कर देश को यह बताने का साहस करेंगे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार और विपक्ष मिलकर लड़ेंगे चीन से? और चीन का इलाज क्या है? बातचीत, बॉयकॉट या बंदूक? और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं, तजुर्बा असीम है, देश के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ हैं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, दो प्राउड सोल्जर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड और लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी रिटायर्ड। इसके अलावा पुंगसुन स्तोब्दन जाने माने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछली दफा मैंने कार्यक्रम किया था तब भी स्तोब्दन साहब हमारे साथ थे और इशारों इशारों में उन्होंने साफ कहा था कि हालात बहुत तनावपूर्ण हैं और उन्होंने कहा था कि कुछ बातें मैं आगे बताऊंगा। आज हालात तनावपूर्ण नहीं, उससे भी आगे बढ़ गए हैं, इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी विदेश मामलों को और खास भारत चीन विवाद को, सीमा विवाद जो है, सालों से कवर कर रहे हैं। और स्तोब्दन साहब, आपसे ही शुरुआत करूंगा। बहुत ही गंभीर हालत है। 45 साल में 1975 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, खून बहा है सीमा पर। तनाव था, 93 से हम जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए बैठे हैं, वो बातें अलग, लेकिन एक कर्नल का मारा जाना, 2 जवानों की शहादत, ये बहुत ही गंभीर हो गया है मामला। और आपने इस ओर इशारा किया था पिछले हफ्ते जब आप मेरे शो पर आए थे। हाँ, मैंने कुछ इस तरह की इस डायरेक्शन में कुछ इशारे किए थे, क्योंकि जिस तरह बिल्टअप हो रहे थे उस तरफ से, और हमारा रिस्पांस भी काफ़ी इफेक्टिव रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमने कुछ किया नहीं है, हमारा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्ट फेस ऑफ का और एस्केलेट होने का चांसेस बहुत हाई था। फिर भी जो 6 जून को मीटिंग हुआ सीनियर लेवल कमांडर का, 14 कोर कमांडर और चाइनीज साइड का, तो उससे ये साबित हो गया था कि दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट होंगे। एक अंडरस्टैंडिंग पहुंच चुके थे और दोनों सरकार में भी इतना बताया जा रहा था कि डिसएंगेजमेंट होंगे और तनावपूर्ण नहीं है, इतना नहीं है जितना कहा जा रहा है, दोनों तरफ से माने थे। लेकिन जब ये डिसीजन लिया 6 तारीख को कि हम डिसएंगेजमेंट करेंगे कुछ कुछ जगहों पे, फिर भी दोनों ने अपने जगह से हटे नहीं है। देखिए, चाइनीज जो है फिंगर 4 जो है पैंगोंग त्सो में, वो तो हट नहीं रहे हैं। जहां पे वो फेंसिंग डाल के बैठा हुआ है, एक वॉल लगा के बैठा हुआ है, वहां से वो 1 इंच भी नहीं हट रहा है। और जगहों पे डी एस्केलेशन हो रहे थे, हम अपनी पोजीशन पे थे, अपने जो सड़क बना रहे हैं ऊपर की तरफ, उसको बनाना बंद हमने नहीं किया। अभी झारखंड से इतने लेबर ले जा रहे हैं वहां पे, वो अभी कंटिन्यू है हमारा कंस्ट्रक्शन। इस पे तो सरकार काफी फर्म रहा है कि हम अपने उस पे ये काम रोकेंगे नहीं, और चाइनीज उस तरफ से अपने जगह को छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन गलवान वाली में जो डी एस्केलेशन प्रोसेस शुरू हो चुके थे, कल रात को मुझे लगता है उनको 5 किलोमीटर पीछे हटना था। लेकिन जो ये जितने भी हुआ है कल रात को, ये उनसे मेरा थिंकिंग यही है कि ये माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट है जिसको हैंडल ठीक से नहीं हुआ है। ये सीनियर लेवल की बात नहीं है, वहां पे एक सोल्जर होता है, एक ऑफिसर कर्नल लेवल का होता है, उनको डिसीजन लेना है। अगर मैं कर्नल लेवल हूं, मैं बॉर्डर पे वहां बैठा हूं, 0 पॉइंट पे चाइनीज के 1 फीट पे फेस टू फेस बैठा हूं, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरे पास समय नहीं है कि ओवरऑल इंस्ट्रक्शन रहता है कि भाई फायर यूज नहीं करना, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम पे, मेरे में गुस्सा होता है, जोश होता है, कुछ की वजह से कुछ ना कुछ हो जाते हैं, एरर हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, शॉर्ट टेम्परमेंट हो जाता है। इसी तरह चाइनीज का भी ऐसा रहा। नहीं, मेरा सवाल स्तोब्दन साहब ये है, देखिए दर्शकों को, क्योंकि ये सामरिक विषय है, मैं इसे राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, लोगों को समझ में आना चाहिए दरअसल लद्दाख में सीमा पर हो क्या रहा है। आपने 6 तारीख का जिक्र किया, 6 जून का सैन्य अधिकारियों की, कमांडर्स की बैठक हुई, उसके बाद ही हमने कार्यक्रम किया था। खबर ये थी 2.5 किलोमीटर आप पीछे चले जाइए, अब फिर वो 5 किलोमीटर पीछे जाइए, लेकिन जमीन पर ऐसा तो नहीं हुआ ना। कब्जे की लड़ाई चलती रही, 60 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा हुआ है, ये बातें थी, लेकिन सरकार उस पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे बैठी थी। कल ही विदेश मंत्रालय कह रहा है नहीं नहीं बातचीत से मामला सुलझ जाएगा, पर दरअसल जमीनी हकीकत तो विपरीत दिखाई दे रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग स्तोब्दन साहब। नहीं, सरकार तो दोनों तरफ से एक अच्छा पोजीशन ले रहे थे, फिर ये तीसरा चीज कहां से, कोई डार्क फोर्स है क्या, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। मेरे दिमाग से तो बाहर है। मेरा अंडरस्टैंडिंग है चाइना कुछ सिग्नल दे रहा है, हम कुछ सिग्नल दे रहे हैं, वो सिग्नल्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, दोनों तरफ से डीएस्केलेशन चाहते हैं। तो ये बीच में इंसिडेंट कहां से हो जाता है? क्या आप सोल्जर को ब्लेम करोगे या कोई कुछ और चीज ताकत चल रहा है, मुझे नहीं समझ में आता है।
तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर मुझे ये चीजों का समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है? गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जनरल सिंह, क्योंकि आप एक प्राउड सोल्जर हो, आप फील्ड की हकीकत जानते हैं। जो ये गलवान वैली में हो रहा है, जैसे स्तब्धन साहब ने कहा कि पैंगोंग सो से तो वो हटने को तैयार नहीं है, 4 फिंगर्स पर अभी कब्जा कर लिया है चीन ने। और यहां पर मैंने पिछली दफा अपने कार्यक्रम में भी बाकायदा बहुत सारे जनरल से, आप जैसे लोगों से बातचीत करके जो एक तस्वीर निकली थी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 16, 18, 19 वहां पर दिक्कतें हैं। और आज भी, मतलब कल रात जो ये तनातनी हुई है जिसमें हमने 3 बहादुर सिपाहियों को खोया है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है। सरकार कह रही है बातचीत चल रही है, पर तनातनी से थोड़ा समझाइए दर्शकों को। देखिए जी, पहले तो आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है। हाँ। और मैं स्टब्धन साहब की बात पूरी नहीं सुन चुका हूं, लेकिन कुछ एक बात अपनी तरफ से बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कि ये जो आपने 3 जवान बोले हैं उसमें एक ऑफिसर है। जी और मालूम ये जो है, मैं ऑफिसर कर्नल है, बोल रहा हूं। हाँ, मेरे को आपकी आवाज, सॉरी माफ करना, ये आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हाँ। लेकिन ये जो कर्नल साहब हैं ये कमांडिंग ऑफिसर है। एग्जैक्टली सर। जो इन्फेंट्री बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर होता है, ये फादर, ये पिताजी, ये भगवान की तरह होता है अपने जवान के लिए। और एक ऑफिसर, कर्नल साहब कमांडिंग ऑफिसर, और 2 जवान का जो मार्टियरडम हुआ है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है मिलिट्री की तरफ से, जहां सरकार की तरफ से हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी मीडिया इनपुट आ रही हैं, जैसे पता लगा है कि ये फायरिंग से नहीं हुआ है, ये लगता है स्टैंड ऑफ का हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये रात के वक्त में हुआ है। जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 2013 का, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी साइड स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज नहीं करेगी। जो पेट्रोल है वो रात को वहां पर नहीं रुकेंगे और उस इलाका के अंदर में अपना कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। स्टॉपडेन साहब बता रहे थे कि वहां उन्होंने गैंगसो के उस इलाके के अंदर कब्जा किया है। मैं पूरी तरह इसमें सहमत नहीं हूं। हो सकता है उनकी थोड़ी टेम्पररी हो, लेकिन जो 6 जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लेवल के ऊपर में मीटिंग हुई थी, उसके बाद में और भी मीटिंग हुई है, लेकिन इस मीटिंग के दौरान ऐसी वाली हरकत हो, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग बिल्कुल तैयार रहने चाहिए किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए। आई कांट एग्री विद यू मोर। 1 मिनट जनरल साहब, जनरल सिंह, आपने जो बात कही बिल्कुल दुरुस्त कही है। यही मैं दर्शकों को भी समझा रहा था कि कर्नल का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर। फील्ड में वो सर्वे सर्वा है। आपने फादर, पिता की जो उपाधि दी, कर्नल की मौत होती है, 2 सिपाहियों की भी शहादत होती है, और गोली चलने की खबर नहीं है। ये अपने आप में देखिए, ये थोड़ा समझाइए कि गोली चली नहीं तो क्या आयरन रॉड्स, लाठी, बल्लम, फरसे लेकर पहुंचे हैं, इस तरह से वहां पर रात को क्या तस्वीर रही होगी। गोली चली नहीं, एक कर्नल, एक कमांडिंग ऑफिसर की मौत हो जाती है, 2 जवान शहीद हो जाते हैं। इसको थोड़ा समझाइए। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है और यह सवाल सबके दिमाग में है कि पहली बात, रात को हरकत क्यों थी, दूसरी बात कि गोली नहीं चली है, तीसरी बात कि भारतीय सेना के एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान मार्टियर हुए हैं, और वो भी तब जब 6 जून को मीटिंग हुई जो बताया गया कि सक्सेसफुल है। 2 दिन पहले ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, मीटिंग्स हो रही हैं, इसको रिजॉल्व किया जाएगा। रक्षा मंत्री जी ने भी बोला। इसके बावजूद ये हुआ है, तो देखिए समझने की बात है, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में चाइनीज की एक्टिविटी 8 मई से ही अग्रेसिव थी, प्रोवोकेटिव थी और डिविजनल टैक्टिक्स के मुताबिक थी। इनफैक्ट ना तो ये लोकल बात है, ना ही आइसोलेटेड बात है। आप चीन को अगर देखें तो हर एक जगह, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ताइवान के अगेंस्ट में हो, जहां यूएस चाइना का जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसमें हर एक जगह अग्रेसिवनेस दिखाया है। बोला हद तो इस प्रकार है कि जो डिप्लोमेट आमतौर पर सभ्य भाषा बोलते हैं
वो भी उनके एकदम बिल्कुल वॉल्फ वॉरियर बन गए हैं। तो इसमें जो प्रोवोकेशन है वो 100% मेरी नजर से चाइना का है। आज ही जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है चाइना का, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया इसके बाद में कि ये यूनिलैटरल इंडिया ने किया है, ये इसका प्रोवोकेशन इंडिया का है। देखिए जो चाइना है ये झूठ बोलने में माहिर है। ये जब से कोविड आया तब से तो पूरा विश्व समझ गया है कि जो झूठ, जो बात को तोड़ मोड़ करना, ये चाइना की आदत है। चाइना का जो जिस चीज में फोकस करता है वो है मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जनरल सिंह एक मिनट, जो ये प्रोपेगेंडा है, देखिए 5 मई से, और बहुत सारे, जब मैं आपसे बात कर रहा था, बहुत पिछली दफा जब मैंने शो किया, बहुत सारे रिटायर्ड जनरल से, डिफेंस के जानकारों से बात की, तो एक आम राय ये बनकर आ रही थी कि भाई 60 स्क्वायर किलोमीटर, 60 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर चीन ने कब्जा किया है, और उसके बाद 2.5 किलोमीटर हम पीछे चले गए। ये दरअसल कब्जे को जस्टिफाई करने के लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल खेल रहा है क्या चीन? यही प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जमीन पर कब्जा भी कर लिया और अब खून खराबे पर उतारू है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने ये शब्द बोला है कब्जा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये बात है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। जो LAC है, इसमें बॉर्डर का कोई जिक्र नहीं है, इसमें टेरिटरी का कोई जिक्र नहीं है। अगर बात बॉर्डर की करें तो चाइना भारत के 37,555 स्क्वायर किलोमीटर की एडवर्स पोजीशन में है। ये 1950 से ही इस इलाके में आया हुआ है और ये अक्साई चीन के इलाके में, हमारे इलाके में बैठा हुआ है। अगर आपने बहुत बारीकी से 6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर को सुना था तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बॉर्डर का मामला है उसमें चाइना एडवर्स पोजीशन में है, लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है ईस्ट लद्दाख के अंदर में, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है। मैंने ये बात समझाई दर्शकों को, जनरल सिंह। अब आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है, प्लीज तो मेरे को बताने कंटिन्यू। दीजिए। हाँ, बताने दीजिए जी। देखिए, ये जो किसी पूर्व अधिकारी ने बोला है वो सरकार और राष्ट्र और सेना से बढ़कर नहीं है। ये हमारे लिए बहुत मैच्योरिटी की बात होनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा बात ना करें। देखिए, LAC क्लैरिफिकेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इट इज स्टिल, अभी डिस्कशन होना है, नेगोशिएशन होना है। मैं तो खुद 2000 में जो मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल के LAC परसेप्शन एक्सचेंज किए थे उसका हिस्सा था। उसके बाद 2002 में चाइना गया था, बीजिंग गया था मैप्स एक्सचेंज करने के लिए ईस्ट लद्दाख का, लेकिन मैप्स एक्सचेंज नहीं हुए। तो ये जो इस बात को नहीं समझते हैं LAC क्या होता है और बॉर्डर क्या होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है जनरल सिंह। कब्जा होता है, जिन लोगों से बातचीत की वो LAC को समझते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और सर आई रिस्पेक्ट यू लॉट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, मैं एक्चुअल तह पर जाना चाहता हूं। और उसके लिए राजीव प्रताप रूडी, दरअसल बात क्या है कि सरकार चुप्पी तोड़ेगी क्या? 5 मई से आज 16 जून हो गई, हमने एक कमांडिंग ऑफिसर को लूज किया है, 2 जवानों की शहादत हुई है। चीनी सीमा पर हो क्या रहा है? क्या विपक्ष अगर ये मांग करे कि प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री को आकर बयान देना चाहिए, जायज मांग है, या ये सिर्फ कोरी राजनीति है? राजीव प्रताप रूडी। संदीप जी, जो घटना हुई है लद्दाख के इस इलाके में, दुखद घटना है और चिंताजनक भी है। और ये दरअसल एक फेस ऑफ है, और जिसे हम मिलिट्री टर्म्स में फेस ऑफ ही कहेंगे, और ये अनआर्म्ड फेस ऑफ होता है। यहाँ पर कोई हथियार लेके, ना चीन की तरफ से ना भारत की तरफ से कोई हथियार लेकर के पेट्रोलिंग नहीं होती है। और वैसी स्थिति में इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई। अभी एक CO की मरने की सूचना है, 2 जवानों की मौत हुई है, हो सकता है और भी कुछ लोग घायल हुए हों। और चीन की तरफ से भी संभवतः घटना हुई है, उसकी कहीं से पुष्टि हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। और मैं समझता हूं कि अभी जो बातचीत चल रही है डिव कमांडर की तरफ से, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी हैं, उनसे
जो डिफ्यूज करने के लिए सिचुएशन बातचीत होती है वो बातचीत चल रही है। और चीन ने ये इस प्रकार से, चाहे 2017 में डोकलम हो या 2013 में ईस्ट लद्दाख हो, उसके पहले 2008 में सिक्किम में हो, चीन इस प्रकार की घटनाएं करता रहा है। 45 साल में खून नहीं बहा है राजीव प्रताप रूडी, कमांडिंग ऑफिसर की शहादत नहीं हुई है, सरकार खामोश क्यों है? मेरा सवाल यह है, सरकार को पूरा डिटेल्ड ब्यौरा, विस्तृत ब्यौरा या एक जानकारी जनता को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए। आप तो ये सवाल आप जो पूछ रहे थे बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन जब बातचीत का दौर जारी हो और सिचुएशन को डिफ्यूज करने की बात हो रही हो तो उस समय मुझे नहीं लगता उपयुक्त होगा कि ना हमारी तरफ से कोई बयान जाना चाहिए, ना कोई ऐसी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चीन के साथ ये जिस प्रकार का हमारा LAC पर जिस प्रकार का हमेशा फेस ऑफ होता रहा है, ये नया नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई घटना हुई है तो स्वाभाविक तौर से नहीं, नया इस सेंस में है राजीव प्रताप रूडी, मैं यहाँ पर मैं अभी एक पॉइंट पर अटका हुआ हूं, नया है। 45 साल में पहली बार खून बहा है भारत चीन सीमा पर, एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है राजीव प्रताप रूडी, 2 जवान शहीद हुए हैं, तो देश को क्यों ना बताएं? मैं पलटकर पूछता हूं, और मैं ये राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सामरिक दृष्टि से सवाल पूछ रहा हूं, इसमें राजनीति आप ना टटोलें। ये अगर पाकिस्तान ने किया होता, लेकिन पाकिस्तानी सीमा पर हमारे कर्नल 2 जवान शहीद होते, सरकार ऐसे ही चुप्पी साधती क्या? ये नहीं, पाकिस्तान नहीं, एक सेकंड, आप सुनिए, नहीं, चुप्पी सरकार कोई नहीं साधती है, ये अपनी सरकार के और अपने लोगों की मैच्योरिटी होती है। चीन के साथ कोई जब आप वार्ता कर रहे हो और चीन के साथ घटना हुई हो तो हम सब थोड़े से मैच्योरिटी के साथ, ये पूरे आर्म्ड फोर्सेस का सवाल है और चीन पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान के स्पष्ट रूप से हम लोगों ने पाकिस्तान नहीं देखिए, नहीं राजीव प्रताप रूडी, जब आप कहते हैं हम आंखों में आंखें मिलाकर देखते हैं, घर में घुसकर मारते हैं, तो चीन में मैच्योरिटी, पाकिस्तान की बारी हो तो घर में घुसकर मारते हैं, ये 2 नीति नहीं हो सकती। सरकार जब जिस समय वातावरण खराब हो, ये मैच्योरिटी का सवाल है कि कौन एंकर कितने मैच्योरिटी से किस स्थिति का विश्लेषण करता है। नहीं, आप मुझे इमेच्योर मान सकते हैं, पर मैं सवाल पूछता रहूंगा। जवाब देगी, पार्लियामेंट के बाहर जवाब देगी, लेकिन यह समय तो सरकार तय करेगी ना। सरकार तय करी, भाई साहब, सरकार तय करेगी कब करना है। आप ये कह सकते हैं कि सरकार को देना चाहिए, कब करेगी, कैसे करेगी, किस परिस्थिति में करेगी, ये टीवी एंकर या हम सब पैनलिस्ट नहीं तय कर सकते हैं। ये भारत की फौज, भारत की सरकार तय करके बताएगी, और निश्चित रूप से टीवी एंकर्स आपके हिसाब से, देखिए राजीव, आप इतने मैच्योर आदमी हैं, आप इतने मैच्योर हैं, आप जानते हैं इस बात को, और मैं सवाल कोई हल्के तो नहीं पूछता हूं, पर आपकी सुविधा अनुसार ही सवाल पूछे जाएं, वो ताली बजाने लगे टीवी एंकर सरकार के साथ, वो भी कोई हेल्दी डेमोक्रेसी या हेल्दी जर्नलिज्म नहीं है। आप शायद इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से। नहीं तो आपका ये अधिकार है पूछने का, और मेरा अधिकार है बताने का। मेरा अधिकार है बताने का कि सरकार सही समय पर, सरकार इन सब संवेदनशील विषयों के संदर्भ में सरकार तभी उत्तर देगी, क्योंकि अभी वार्ता समाप्त नहीं हुआ है, पूरी स्थिति के बारे में सबको जानकारी नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी हो तो बता दे, लेकिन सरकार नहीं, मैं एक्सपर्ट्स को बुलाता हूं, इसीलिए मैं काइट फ्लाइंग नहीं करता हूं राजीव प्रताप रूडी। काइट फ्लाइंग जो होती है ना कि चीन 62 इसलिए जीत गया था, एक मिनट सुनिए ना राजीव प्रताप रूडी, बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, आपने देखी होगी, कई चैनल्स ने चलाई और एक साथ सिलसिलेवार तरीके से चली कि चीन 1962 इसलिए जीत गया, उस टाइम तक बौद्ध धर्म अपनाता था, फिर वो नास्तिक हो गया, अब चीन कभी नहीं जीत सकता, चीन आंखें नहीं दिखा सकता, वो ड्रैगन नहीं है, उनकी तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, सिंगल चाइल्ड नॉर्म है, उनमें देश प्रेम की भावना कम हो चुकी है, क्योंकि इकलौते बच्चे को, अपने बेटे को कोई फौज में नहीं भेजना चाहता। ये बाकायदा नेशनल चैनल्स में चला है। मैं यहां गंभीर बातें करता हूं, मैं काइट फ्लाइंग बिल्कुल नहीं करता कभी। इस पूरे सवाल से जो आप पूछ रहे थे कि सरकार को उत्तर देना चाहिए, नहीं तो मैं आपका सवाल का उत्तर मैंने दे दिया। आपने कहा कि सरकार क्यों नहीं बताती है, तो सरकार के संदीप चौधरी को नहीं पूछने से सरकार उत्तर नहीं देगी। सरकार उपयुक्त समय में, वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, बिल्कुल सही है, मैं ये बात मानता हूं। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और हमें भी जानकारी नहीं है, नहीं मैं ये बात मानता हूं, मैं कंसीड करता हूं, उपयुक्त समझती है। ठीक है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मेरे साथ जुड़ गए हैं,
14 कोर लद्दाख में जो हमारी, करगिल में जो हमारी कोर है, पूरे लद्दाख इलाके की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है उसकी अगुवाई कर रहे थे जनरल सिवाच। 2011-2012 में, पिछली दफा भी मेरे कार्यक्रम में थे जनरल सिवाच। जो हुआ है गलवान घाटी में कल, हमारे कमांडिंग ऑफिसर शहीद हो गए, 2 जवान भी शहीद हुए। सरकार को बताना चाहिए क्या हो रहा है। ये 5 मई से सिलसिला चल रहा है, आज हम 16 जून की बात कर रहे हैं। 15 जून को 45 साल बाद खून बहा है। क्या सरकार को बयान देना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए देशवासियों को? देखो संदीप, इसमें कोई राय नहीं। पहले तो यह समझना पड़ेगा कि इस बार जो चीन आया है वो किसी मकसद से आया है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। कि देखो, एक प्रकार चीन आज वो घिरा हुआ है हर जगह से, चाहे वो कोविड-19 पे हो या ताइवान पे हो या कहीं हांगकांग में, साउथ चाइना सी में ट्रेड वार चल रहा है अमेरिका के साथ, या तिब्बत में, या इनके जो ऊपर की प्रॉब्लम चल रही है सिंगचांग में। तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट कर रहा है अटेंशन जो भारत में आके। इसके जो पहले चुमर में 2013 में या 2014 में चुमर में और 2013 देपसैंग में या कहीं पहले जो भी कर रहा था, तो वो बहुत छोटे लेवल पे। अब की बात, पहले तो उसने बिल्डअप किया, जो उसके जवान आ रखे थे एक्साइज एरिया में, वहां से बिल्डअप करके सीधा वो लेके आ गया गलवान घाटी में, पेंगेंगसो और आपके देमचोक एरिया में। और उसके बाद कहीं ना कहीं 2 से 3 किलोमीटर ये अंदर गया है, क्योंकि गलवान घाटी के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल में डिस्प्यूट नहीं था, ना हमारे बीच में और ना चीन के बीच में। और ये तो इसका मतलब ये, इसमें कोई शक नहीं, चीन हमारी तरफ आया है और हम चाहते हैं कि वो वापस जाए, डिसंगेज हो। और इसी कार्रवाई ये चली हुई है कि डिसंगेज और सिचुएशन डिफ्यूज हो। ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात जो रात को हुई है, एक बड़ी दुख वाली बात हुई है, जिसमें हमने कमांडिंग अफसर और 3 जवान गुमा दिए। और ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि हमारे और इनके बीच में मिलाप है। थोड़ा सा कम से कम एक प्रकार सेफ जोन होना चाहिए, क्योंकि हमारी और इनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। ये अलग बात है कि हमने भी उनके 5 से 6 जवान मार दिए, गोली नहीं चली, मगर चीन वेल प्रिपेयर्ड आया था, बैटन के साथ, स्टिक्स के साथ, आयरन रोड्स के साथ। तो ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, ये जो चीन टैक्टिस मार रहा है इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि चीन जो है, इसको हम डे टू डे ना समझे, ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी लेके आया है। तो और मुझे ये इसको जब समझाइए, समझेंगे, जब हम इसको पूरा समझेंगे, क्योंकि ये यहाँ क्या कर रहा है या पेंगेंगसो में क्या कर रहा है, या मैं वही पेंगोंगसो पे भी आ रहा हूं। मैं जनरल सिवाच, 1 मिनट, पिछली दफा भी आपने इशारा किया था, अभी फुंगसुक स्तोब्दन है मेरे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। स्तोब्दन साहब कह रहे हैं कि 4 फिंगर्स जो पेंगोंगसो का इलाका है उस पर कब्जा कर लिया है चीन ने। जनरल सिंह का कहना है कि देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आपने उस टाइम 4 फिंगर्स का इशारा किया था, मैंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा था पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं 14, 16, 18 और 19, मैंने ये नेम किए थे। और जो ये घटना हुई है कल गलवान घाटी में, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर है। तो क्या ये जो कब्जे की बात थी, इसकी पुष्टि भी हो रही है? स्तोब्दन साहब कहते हैं कि पेंगोंगसो में 4 फिंगर्स कब्जा लिया है चीन ने, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हमारा था, अब चीन का कब्जा है। देखो, इसमें कोई राय नहीं। ये 8 फिंगर है, जैसे आपको पहले बताता, फिंगर 1 हमारी तरफ है, फिंगर 8 चीन की तरफ है। हम समझते हैं एलएसी फिंगर 8 पे जाती है और चीन समझता फिंगर 2 पे। मगर हम 4 तक पेट्रोलिंग करते थे, हम जाते थे, मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीन ने फिंगर 4 और 5 में कुछ बनाया है, और जो हमारी पेट्रोल थी उसको फिंगर 4 में नहीं जाने दे रहा। मगर यह कहना कि फिंगर 4 उसने ऑक्यूपाई करना है, वो शायद मेरे को लगता है प्री मैच्योर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर चीन जो है वेरी ऑफेंसिव है, एग्रेसिव है, और इसमें यहां पर भी और आपका देमचोक में भी, और कहीं ना कहीं गलवान घाटी में वो अपनी जो पुरानी लाइन है उससे अंदर आया है। अब हम चाहते हैं वो वापस जाए, डिसंगेज हो। जनरल सिवाच, क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम? मैं एक सरकार के रिस्पांस का आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, फिर मैं राजनेताओं पर जाऊंगा। मैं जो राजीव प्रताप रूडी से सवाल पूछ रहा था कि अगर पाकिस्तान ये करता है, पाकिस्तान को लेकर हम कहते हैं आंख में आंख देखते हैं, घर में घुसकर मारते हैं, पाकिस्तानी सीमा के साथ ये हो गया होता तो अब तक बहुत सारे बयान आ चुके होते। चीन की बात आती है तो मैच्योरिटी, परिपक्वता की दुहाई दी जाने लगती है। ये सही स्ट्रैटेजी है, या अगर जहां भी कब्जा हो रहा है हमारा रिस्पांस सेम होना चाहिए और तुरंत सरकार को बताना चाहिए हुआ क्या है?
देखो चीन के साथ एकदम ऐसा बताना आसान नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे एलएसी है, एकदम ये नहीं पता चल सकता कि भाई उन्होंने ऑक्यूपाई किया या हमने किया। तो इसको सोच समझ के चलना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हम गलत हो सकते हैं। एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसके बाद भारत की गवर्नमेंट पब्लिक में आए। इसको जल्दबाजी करेंगे तो शायद इसके अंदर हम जल्दबाजी पाकिस्तान के साथ हो सकती, चीन के साथ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फेयर पॉइंट। मैंने इसलिए एक्सपर्ट की राय ली। अब चरण सिंह सापरा स्क्रीन पर। चरण सिंह सापरा, तो आप सब्र क्यों नहीं करते हैं? सीमा विवाद है, हमारा बॉर्डर ही नहीं है दरअसल चीन के साथ, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उनके पास हमारी कुछ जमीन है, हम इस साइड अपना मोर्चा डटे हुए हैं। 1993 से ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप चला हुआ है, ये कांग्रेस भी जानती है। कांग्रेस के जमाने में ही, नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो आप तुरंत फुरत सरकार से रिएक्शन क्यों चाहते हैं? देखिए संदीप जी, सर्वप्रथम तो मैं जो एक कर्नल साहब और जो जवान हमारे शहीद हुए उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के साथ में आया हुआ है। आप 5 मई से लेकर के आज तक अगर 40-41 दिन हो गए तो आप देखिए कि वो किस तरह से स्ट्रेटेजी से चल रहा है। पहले उसने बिल्टअप किया, उसके बाद में फेस ऑफ किया, अब वो विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। तो चाइना जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटेजी से आया हुआ है, उसकी स्ट्रेटेजी को समझने की जरूरत है। और भारत की सरकार को कूटनीति के साथ साथ युद्ध नीति के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इफ यू वांट टू प्रिवेंट अ वॉर यू शुड बी रेडी फॉर अ वॉर। ये हमको नीति अपनानी पड़ेगी और हमको मैच्योरिटी के पीछे नहीं छुपना है। आप मैच्योरिटी शब्द बोल करके, आज मैं पिछले अभी देख रहा हूं 22-23 मिनट से जो पूर्व सैनिक भी बैठे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं चिंता है कि वहां पर आधी रात को किस तरह से हमारे एक कर्नल साहब को और 2 जवानों को मार दिया गया, वो किस तरह से शहीद हो गए, जबकि वहां पर वेपन ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये 130 करोड़ जनता जानना चाहती है कि देश की सरकार की क्या नीति है, चाइना के साथ हम किस तरह से लड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए तो आप 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन चाइना की बात आती है तो आप मैच्योरिटी के पीछे छुपना शुरू करते हैं। तो मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं, हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि आप जाहिर रूप में मत कहिए, लेकिन आप विपक्षी पार्टियों को एक कमरे में बंद करके बैठ के चर्चा तो करिए। क्या उन्होंने भी सरकारें चलाई है, उनसे भी राय लीजिए। तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर अगर विपक्षी पार्टी ये कहती है कि एक कमरे में बैठ करके हम देश हित में चर्चा कर लें, तो क्या ये गलत बात है? क्या हम बहुत कुछ ज्यादा मांग रहे हैं सरकार से? ठीक है, तो चरण सिंह साहब आप कह रहे हैं बातचीत क्यों नहीं होती, सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? राजीव प्रताप रूडी, सभी दलों की राय लेनी चाहिए ना विदेश नीति को लेकर, सैन्य नीति को लेकर तो हमेशा एक राष्ट्रीय नीति रही है देश की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने कहा कि भारत की स्ट्रैटेजी नहीं है और इन्हें स्वीकार किया कि यह फेस ऑफ है। और इन्होंने एक बात कही जो शायद मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए और उसके साथ हमें वॉर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मैं कांग्रेस के इस प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि क्या इनके ऊपर के कोई भी वरिष्ठ कांग्रेस के सदस्य इस बात को कहना चाहेंगे मंच पर और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि हमें वॉर करना चाहिए? कैसे गैर जिम्मेवाराना शब्दों का प्रयोग करते हैं। और साहब ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जब समय आएगा। अभी तो हमें ग्राउंड लेवल पर ही नहीं पता है कि पूरी नहीं। एक सेकंड भाई साहब, आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था। हाँ, आप परेशान क्यों हो जाते हैं आप लोग? मैं ये पर कह रहा था कि अभी तो ग्राउंड लेवल की पूरी स्थिति के बारे में शायद कांग्रेस के मित्रों को पता हो, लेकिन हमारे पास तो नहीं पता है। सरकार ने तो अभी कोई जानकारी नहीं दी। सरकार स्थिति के बारे में जायजा लेते हुए पूरा प्रयास कर रही है कि सिटिजन को डिफ्यूज किया जाए। और सभी अगर इन विषयों पर अगर सुनना सचमुच है तो जो हमारे बैनर नहीं, आपकी बात ठीक है राजीव, आपकी बात ठीक है। वॉर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए और नेशनल टीवी पर ये डिस्कस नहीं होता कि हम अटैक करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के मित्रों का कॉस्ट इंपोज की जाएगी ना चीन पर। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अभी कांग्रेस से पूछूंगा कि वो वॉर मॉन्गरिंग क्यों कर रहे हैं, पर कॉस्ट इंपोज तो की जाएगी ना चाइना पर। आप ही से है राजीव सवाल। देखिए, चीन के साथ जो दुनिया भर में स्थिति है और हम सब इंटरनेशनल
हाँ, तो ये पूरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को हम लोग समझते हैं। चीन का चाहे हांगकांग की स्थिति हो, चीन की स्थिति जो WHO के मामले में वहां कॉन्फ्रंटेशन हो, चीन का जो ट्रेड वॉर US के साथ है, चीन का जो ताइवान में स्थिति है, साउथ पैसिफिक में जो स्थिति है, चाइना हमेशा ये डिस्ट्रैक्शन करती है। और LAC पर ये फेस ऑफ कोई पहला बार नहीं है, वो बार बार करती है ये सिचुएशन। इस बार की स्थिति भारत के साथ, तो अगर इधर से भी हमारे शहीद हुए हैं तो कुछ चीन के फौजियों को भी मारे जाने की सूचना, लेकिन मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। उसको इतने हल्के में आप क्यों ले रहे हैं? 45 साल में पहली बार हमारे जवान और हमारा एक कमांडिंग ऑफिसर शहीद हुआ है। मैं कॉस्ट इंपोज करने की जो बात कर रहा था संजीव, मैं हल्के, एक मिनट, अब मैं संजीव से थोड़ी बात करता हूं। राजीव, संजीव ये बताइए। नहीं, ये तो आप यहां थोड़ी ना, अच्छा आप बात पूरी कीजिए, मामला ऐसा है, इसमें सारी बात सामने आनी चाहिए। आप पाकिस्तान की डिबेट इस तरह से कर सकते हैं? नहीं बोलिए ना। नहीं, मेरा यही कहने का मतलब है कि मैं समझ सकता हूं कि आप कोई बयान हमारे जैसे लोगों के माध्यम से नहीं, आप संदीप बोल लीजिए। नहीं ठीक है, आप प्लीज करिए। सॉरी। मैं संजीव आपसे जो कॉस्ट इंपोज करने की बात कर रहा हूं, देखिए चीन हेकड़ी तो दिखा रहा है, कब्जा हुआ है नहीं हुआ है, हमने पिछली दफा भी कार्यक्रम किया, सरकार उस बारे में नहीं बता रही। ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, सरकार जब वक्त माकूल होगा तब पूरी बात बताएगी। अब यहां कमांडिंग ऑफिसर की मौत हो जाती है, शहादत हो जाती है, 2 जवान शहीद हो जाते हैं। एक्सपर्ट साफ राय दे रहे हैं 4 फिंगर्स कब्जे में लगभग आ गई है। मैं लगभग शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। गलवान घाटी में भी दिक्कत है, सरकार चुप रहेगी क्या? मैं इसीलिए यह सवाल पूछ रहा था, पाकिस्तान होता क्या सरकार चुप होती? अब यहां परिपक्वता की दुहाई दी जा रही है। यहां पर तो काम नहीं चलेगा ना, किया चल जाएगा। आप राजीव जी की एक बात को बहुत ध्यान से अगर सुने तो वो कह रहे हैं, देखिए बातचीत चल रही है, सारी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है, तो प्रतिक्रिया कैसे दे दें, सरकार कैसे कह दे। उनकी इस बात में बड़ा गूढ़ अर्थ है। कल क्या हुआ है? क्या केवल हमारे एक कर्नल साहब की मौत हुई है और 2 जवानों की मौत हुई है? इसके अलावा भी कुछ हुआ है क्या? क्या कुछ और लोगों को ले जाया गया है क्या? कुछ ऐसी भी घटना हुई है क्या? और मैं क्या शब्द लगा रहा हूं, ये हमारी स्टेटमेंट नहीं है। क्या अभी भी कुछ लोग हैं जिनको पकड़े हुए हैं चीन और नेगोशिएट करके हम उन्हें छुड़वाएंगे? कुछ ऐसा भी है क्या? मैं जानता नहीं हूं। मैं ये बात नहीं, आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। बहुत सीधी बात ये कह रहा हूं कि कल जो अभी तक सामने आई है आधिकारिक बयान में, वही है या फिर कुछ और हुआ है क्या? और अगर कुछ नहीं हुआ है, मैं खुश होऊंगा। समझने वाले समझ जाएंगे, है ना? लेकिन हकीकत यही है। आप कॉस्ट की बात करते हैं संदीप, आज की तारीख में वो हमारे भीतर घुस आए और फिंगर 4 जिसकी बार बार चर्चा हो रही है, वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पे कैंप्स बनाया है उन्होंने, हमारी सड़क को बनाया जा रहा था उसे उन्होंने रोका है। और इतना ही नहीं, जब मारपीट की घटना कल हुई है, उसके पहले 6 तारीख को भी घटना हुई थी और 6 तारीख को भी उस तरह से मारपीट की घटना हुई थी। गलवान वैली 1962 से हमारा है संदीप, 1962 से। कैसी बातें हो रही हैं? तो ऐसे में बात वही है कि आपके पास कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? आप कॉस्ट की बात मत करिए, आप चाइना को कंटेन कैसे करेंगे? क्योंकि उसने नेपाल को भी उकसाया है। नेपाल को उकसाया है, नेपाल ने वो काम कर दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब रक्षा मंत्री रोटी और बेटी के रिश्ते की दुहाई देते रहे, लेकिन उन्होंने पूरा नक्शा बदल दिया है और बाकायदा सिर्फ अपनी लोकसभा में, उनकी लोकसभा कोट अनकोट में कह रहा हूं, वहां पास कराने के बाद राज्यसभा भी लेकर चले गए हैं। ये तो स्थिति हो गई लिपुलेख की। हाँ। नाकुला में भी उन्होंने फ्रंट खोला है, सिक्किम में। अरुणाचल में हमेशा वो तैयार रहते हैं, अरुणाचल, सिक्किम, लिपुलेख। अब इधर आ जाइए आप वेस्टर्न सेक्टर में, तो ये पूर्वी लद्दाख का इलाका एक पूरा रेंज है जिसमें कि चीन बहुत ही, जनरल सिवाच कह रहे हैं जिस तरह से, बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से वो घुस रहा है। ऐसे में जाहिर है, हम सरकार के पीछे अगर खड़े हैं तो जाहिर है कि सरकार के पास क्या स्ट्रैटेजी है उसका थोड़ा खुलासा हमें भी पता चलना चाहिए। स्तब्धन साहब, मुझे ये बताइए, बातचीत करें, बातचीत से मसला हल होगा चीन से, बॉयकॉट करें चीन का? हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मतलब हम तो अपने पटाखे, अपने त्योहारों पर इस्तेमाल होने वाली चीजें भी अब चीन से लाने लगे। चीन पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं, उनके माल को हम इंपोर्ट करने से मना कर दें, या बंदूक की तैयारी करें? रास्ता क्या है? वो तो चीन के मीडिया भी लिखते हैं कि ये, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये
ये इंडियन लोग जो है वो सुबह से शाम तक चाइना को गाली देते हैं। हाँ। और दिन भर सामान खरीदने के लिए चाइना पहुंच जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज है ये लोग। हाँ, ये सीरियस है कि कुछ क्या है। तो ये तो हमारी एक प्रॉब्लम है, हम इतना उसको हेट करते हैं फिर भी उनके सामान खरीदते हैं। तो हमें डिसाइड कोई सीरियसली लेंगे नहीं हमको इस तरह करेंगे तो। या तो सामान लो, दोस्ती करो, या उसको बाइकआउट करो और माल ले लो। तो ये तो हमें तय करना है, हमारा कोई स्टैंडिंग नहीं है किसी चीज पे, तो लोग हमारे ऊपर भी हंसेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे नहीं लगता है कि ये जो डीएस्केलेशन अभी शुरू हुआ है 6 तारीख के बाद, ये स्टॉप होगा इस इंसिडेंट के बाद। ये इंसिडेंट को पहले मैच्योरली हैंडल नहीं किया था, अभी सीनियर लेवल पे इस डिसएंगेजमेंट को हैंडल करेंगे अच्छी तरह से। ये माइक्रो लेवल इश्यूज है, तो इसको अच्छी तरह से किया जाएगा। बाकी चैनल्स खोले हैं और खोले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस तरह के इंसिडेंट होने का एक संभावना इसलिए था कि इतने बड़े लेवल पे स्तर पे बिल्टअप हो रहे थे चाइनीज की साइड से, हमारी साइड से भी, तो कहीं ना कहीं एरर या मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांस बहुत हाई था। इसीलिए हम पहले भी इंडिकेशन किए थे कि ये एस्केलेट हो सकता है। दूसरा, अभी भी देर नहीं है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि हमारी सरकार ने बोला है कि 3 हमारे तरफ से और एक कमांडिंग ऑफिसर का भी डेथ हुआ, 2 जवान का हुआ, और ये भी कह रहे हैं कि 7 हमने उनका भी मार दिया है। तो एक सिचुएशन ऐसा हुआ कि बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेजेडीज या कोई इक्वलाइजिंग फैक्टर हो गया अभी। पे सेविंग तो यही है ना कि आपने भी मारा, मेरे भी मारा, तो चलो आप बात करते हैं। नहीं, पर स्तब्धन साहब, संजीव एक बहुत गंभीर इशारा कर रहे थे। मैं जनरल सिंह और जनरल सिवात से उस बारे में राय लूंगा। हाँ, प्लीज। उन्होंने बोला था कि कुछ और भी हुआ है, हम बताने के उसमें नहीं है अभी, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा है। कुछ चीजें लीक हुआ होगा इधर उधर, तो हम तो नहीं बोल सकते इस चीज को। ठीक है, नहीं, आई रिस्पेक्ट दैट। बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट दैट। अभी और मेरे पास भी कुछ जानकारी आई है, पर मैं अभी एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर उस जानकारी के बारे में बात नहीं कर सकता जब तक वो पुख्ता ना हो जाए। लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर डबल डिजिट में गया कैजुअलिटी, फिर शायद एस्केलेशन का चांस है। बिल्कुल, पर तो जब तक पुख्ता जानकारी नहीं होगी हम इस तरह के आंकड़ों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अनुराग भदौरिया, पर तरीका क्या है? चीन लगातार आंखें तरेर रहा है, और जो स्तब्धन साहब कह रहे हैं वो बात सही है, वो आंखें दिखाता भी है, माल हम उसी का खरीदते हैं। बंदूक की बात पर हम मैच्योरिटी पर आ जाते हैं, तो तरीका क्या है? चीन से टैकल कैसे करें हम? देखिए, सबसे पहले मैं जो कर्नल साहब और 2 हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरी सारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी सेना तो बहुत मजबूत है, हिंदुस्तान की फौज तो आप जानते हैं, हमें लगता है दुनिया में सबसे मानी जानी फौज हमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति फेल हो रही है। विदेश नीति हमारी क्या है? जितनी इतनी मजबूत फौज है हमारे पास, उसके बाद उसके दुर्भाग्य है कि हमारी विदेश नीति खराब है। आपने देखा होगा जुलाई में 2017 में पूर्व रक्षा मंत्री आदरणीय नेताजी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था कि चीन से सावधान रहने की जरूरत है। मैं रक्षा मंत्री था, तब भी हमारे 1 किलोमीटर मेरे अंदर घुस गए थे हमारे क्षेत्र में, तब मैंने उनको 4 किलोमीटर दौड़ाया था, क्योंकि उनकी आदत है वो मित्रता करते हैं फिर धोखा देते हैं। तो ये चूंकि विपक्ष जब आपको आगाह करता है, ये दुर्भाग्य है कि अभी हमारे देश में बीजेपी की सरकार चल रही है जो विपक्ष को एक साथ लेकर चलना नहीं चाहती। यहाँ पर जोड़ दूं अनुराग, एक सेकंड के लिए जोड़ दूं, ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है। और जब रक्षा मंत्री थे वाजपेयी सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया था कि चाइना इज एनिमी नंबर 1। उनको बयान वापस लेने का भी दबाव बना, बहुत कुछ हुआ था। तो ये सिर्फ विपक्ष की बात नहीं, सत्ता पक्ष ने भी कहा है। बात जारी रखिए। नहीं, मैं वो कह रहा हूं कि जब हम साथ मिलके उनसे आराम से लड़ा जा सकता है। लेकिन आपकी विदेश नीति क्या है? आज नेपाल भी हमें आके दिखाता है, 5 बार प्रधानमंत्री जी चाइना हुआ है, 5 बार। तो फिर आपकी विदेश नीति क्या थी? वो भी हमारे यहाँ झूला झूल के गए, सारी बातें हुई, जैसे अभी सरपंच जी ने कहा कि भाई हम उनका सामान भी खरीदते हैं और हमें आंखें भी तरेरते हैं। इसके मतलब हम हमेशा पॉलिटिकल फायदा देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम देश की चिंता कई बार मुझे लगता है सरकार के अंदर में कई बार उनको लगने लगता है कि नहीं किस जगह हमें पॉलिटिकल फायदा होने वाला है। मैं अभी चाइना की बात नहीं कर रहा हूं, चाइना ने जो किया है उसको हमें करारा जवाब देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए। नहीं, ये मैच्योरिटी के नाम पर चरण सिंह साफरा आप वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। वॉर मॉन्गरिंग से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, जो आपकी स्ट्रैटेजी हो
वो सरकार बनाती है सर्जिकल स्ट्राइक करना है क्या करना है, उसके बारे में ऐसे चर्चाएं नहीं होती पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक मंच पर चीन के मामले में एक बड़ी ही अनकंफर्टेबल सी चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हम खुलकर बोलते क्यों नहीं कि हम नाराज हैं, हम गुस्से में हैं? देखिए, यही तो हम सरकार से पूछ रहे हैं बार, और जो आप वॉर मॉन्गरिंग की बात कर रहे हैं, मैंने पहले कहा कि टू प्रिवेंट अ वॉर यू हैव टू बी रेडी फॉर अ वॉर। यानी आपको अगर लड़ाई नहीं भी करनी है तो भी आपको तैयारी तो आपकी रखनी पड़ेगी। और डिप्लोमेसी और मिलिट्री, ये दोनों चीजें दे आर द सेम साइड ऑफ द कॉइन, इस तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होता है। यहां पर विशेषज्ञ बैठे हैं, वो जानते हैं। तो डिप्लोमेसी भी तब मानी जाती है सामने अगर हमारी मिलिट्री स्ट्रांग पोजीशंस में बैठी है। तो ये सरकार को रणनीति निश्चित रूप से बनानी पड़ेगी। और अभी एक जो आदरणीय पैनलिस्ट बोल रहे थे कि चाइना को हम किस तरह से टैकल करें, उसका सामान भी हम खरीद रहे हैं, तो मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली हमने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट शंघाई के एक कंपनी को दे दिया है। उससे पहले हमने मेट्रो रेल का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया। बीएसएनएल का सारा सामान जो है, जो कंपोनेंट है, वो सरकार चाइना से खरीदती है, आज भी खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी चाइना के प्रति रणनीति जो है वो बनानी पड़ेगी। आपकी रणनीति पुख्ता नहीं है, आपकी नीति और नियत दोनों में खोट नजर आ रहा है, इसलिए जनता आज आपको सवाल पूछ रही है। और आप मात्र वोट नीति में विश्वास मत रखिए, जो कूटनीति है उसको आगे लेकर के चलिए। सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। विपक्ष भी चाहता है कि हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब दें, चाहे वो डिप्लोमेसी से दे या चाहे फिर और किसी तरीके से दे। राजीव प्रताप रूडी, क्विक रिस्पांस। दो जनरल्स इंतजार कर रहे हैं, क्विक रिस्पांस चाहूंगा। पॉइंटेड अटैक किया है चरण सिंह सापरा ने आप पर। छाबड़ा साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा है कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे मित्र इस प्रकार का बयान करते हैं वो सिर्फ डिप्लोमेसी को चुनौती नहीं देते हैं, लेकिन भारत के फौज नहीं, ट्रेड पॉलिसी क्या है हमारी चाइना के साथ? चाइना दोस्त है, दुश्मन है? हम सारा माल उनसे लेंगे और वो हमें आंखें दिखाएंगे। सवाल ये, एक मिनट सिर्फ राजीव प्रताप रूडी, आप मेरे ट्रेड पॉलिसी नहीं देखिए नहीं, ये एक और ट्रेड पॉलिसी, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे मोदी जी की सरकार के आने के बाद ही चीन से सामान हम मंगा रहे थे और उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसमें कभी कोई चीन से सामान नहीं आता। इनके बातों से ऐसा लग रहा है। तो ये बात सही है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात का चिंता व्यक्त करता हूं कि भारतीय फौज के उस गुमान को, उस करेज को, उस हुनर को, उस ताकत को हम अपने पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज ना करें। और जो अभी मंच पर कि इनकी डिप्लोमेसी, इनकी लीडरशिप कमजोर है और तब हमारी फौज इतनी कम, नहीं, फौज को बीच में मत लाइए। फौज का राजनीतिकरण मैं नहीं होने दूंगा। यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल स्वस्थ लोकतंत्र में जरूर पूछे जाएंगे। एक मिनट, फौज को नहीं लाते हैं बीच में। पर दोनों जनरल से मैं एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, जनरल सिवाच आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर जनरल गुरमीत, आपका क्विक रिस्पॉन्स दोनों का चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना है। 1962 की लड़ाई क्या हुई थी? वो एक सड़क के चलते थी कि जिनजियांग से तिब्बत एक सड़क बना रहा था चीन, अक्साई चिन के होते हुए। मैं एक मोटी मोटी तस्वीर दे रहा हूं, मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं जनरल सिवाच। आज भी जो ये लड़ाई है, हम एक रोड बना रहे थे, दारबुक, शोक, दौलत बेग, ओल्डी रोड। दिक्कत वहां पर हुई है। चीन अपने सामरिक हितों को छोड़िए, आर्थिक हितों में भी अपनी चलाता है, पर हम ना अपने आर्थिक हित साध पा रहे हैं ना सामरिक हित साध पा रहे हैं। कड़वी बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं क्या? बिल्कुल संदीप, कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं। हमें एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी चीन के साथ। चीन एक ऐसा देश है, इसको समझना आसान नहीं है, और वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जो मिलिट्री, पॉलिटिकल और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो मैं इस बात से सहमत हूं, अगर आपको लड़ाई अवॉइड करनी है तो आप बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप इक्वली स्ट्रॉन्ग हो चाइना के तो चाइना आपसे लड़ेगा नहीं। अगर आप कमजोर है तो चीन आपको आंखें दिखाएगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, फेयर पॉइंट। जनरल सिंह, एक मिनट सर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। जनरल सिंह, आर्थिक नीति हो, सामरिक नीति हो, हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं कड़वी बात पूछ रहा हूं, आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपसे संदीप जी बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जो एलिमेंट ऑफ पावर और एलिमेंट ऑफ वॉर होते हैं वो सिर्फ मिलिट्री नहीं होती है, वो मिलिट्री, इंफॉर्मेशन, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल होता है।
इनफैक्ट हर एक चीज में जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है उसी से बात बनती है। आपने बहुत सुंदर सवाल किया है कि चाइना को दिक्कत क्या है, कारण क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहला कदम ईस्ट लद्दाख में अग्रेसिव प्रोवोकेटिव चाइना का था, और ना सिर्फ ईस्ट लद्दाख में था, ये कोई लोकल और आइसोलेटेड नहीं था, उसी वक्त नॉर्थ सिक्किम में भी था। अगर आप बड़े पैमाने पर देखें, उसी वक्त उन्होंने चाइना ने नेपाल को भी उकसाया और उधर पीओके में डायमर भाषा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया डैम का। उसके अलावा साउथ चाइना सी, यूएस के अगेंस्ट में, वियतनाम के अगेंस्ट में, ताइवान के अगेंस्ट में। एक्चुअली बात तो यह है कि चाइना की अंदरूनी स्थिति, उसका लीडरशिप और सबके ऊपर में चैलेंज है। पूरा दुनिया इकट्ठा होगी उनसे सवाल पूछने के लिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो वो एक वेल कोऑर्डिनेटेड मूव कर रहा है और हम एब्सोल्युटली जी। और देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, हमारे लिए एक ही काम है, अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपनी अलर्टनेस, अपनी फौज की मिलिट्री कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल। और जो ट्रेंड अभी भारत का है ना, जो नेशनल डिसीजन लेने का, जो रिजॉल्व का और जो नेशनल विल का, वो अभी हवा, रुख और डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये चीन को समझ आना चाहिए। उनका जो मीडिया वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, झूठ, ठीक है सर, ठीक है। आई जस्ट रन आउट ऑफ टाइम। थैंक यू जनरल सिंह, बाकी सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल और 2 जवान शहीद हो गए हैं। हम चीन से बातचीत करें, बॉयकॉट करें या सैन्य जवाब दें? संजीव, देखिए सिंपल बात है, 1962 की जो लड़ाई है, आज तक हम लोग उसका इसीलिए हवाला देते हैं क्योंकि हम उस वक्त लड़े और उसके बाद फिर चीन के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ संदीप। उससे जानते हैं कौन सा फैक्टर निकला था। ठीक है, बहुत अच्छा नतीजा नहीं आया था उस वक्त, लेकिन डिटरेंस ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज की तारीख में हमारे पास डिटरेंस क्या है, किस तरह से हम डिटर कर सकते हैं चाइना को कि वो हमारे साथ उस तरह की कार्रवाई नहीं करे। कल रात जो पेश आई है, वो फैक्टर ऑफ डिटरेंस जो है वो खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है। हमें अपने आप को रिपोजिशन करने की जरूरत है। देखिए, फौज अपने आप में काबिल होती है जब उसको स्ट्रैटेजी से बैक किया जाता है। जब आपके पास माकूल स्ट्रैटेजीज होंगी तो फौज तो अपने आप में जान देने के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल। लेकिन क्या हमारे पास वो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है? और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बनती है डिप्लोमेसी से, मिलिट्री स्ट्रैटेजी उसका एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा होता है, और पॉलिटिकल लीडरशिप के विल से। अब आज की तारीख में हम इन तीनों को जज करें, और मैं इकोनॉमिक्स को भी जोड़ दूं, अपना इकोनॉमिक दबाव। जाहिर है कि जब हम बहुत बड़ा बाजार हैं, हम चीन का बहुत माल आता है हमारे पास, पर वही है कि वो थोड़ा सा फार फेचेड है। अभी चीन के मैन्युफैक्चरिंग को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है संदीप। लेकिन नहीं, वो आत्मनिर्भर भारत की ताल ठोकी जा रही है, पर वो दूर की कौड़ी है। दूर की कौड़ी है। हाँ। अभी फिलहाल आपको डिप्लोमेसी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल विल, इन तीनों का मिला करके एक डिटरेंस वैल्यू तैयार करना पड़ेगा। तो डराना पड़ेगा, डिटर करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा चीन को कहीं ना कहीं। उसके लिए क्या हम तैयार हैं? और सरकार साफ गोई से देश को बताएगी जो बात देश जानना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।